नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल में। आज हम लोग एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज मेंशन 24 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में हम एक मेंशन की बात करेंगे और उसमें कुछ घटने वाली कहानियों को जानेंगे, जो कि कई सारे राज आपके सामने लेके आएगा और शायद ये सब कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं मेंशन 24 की कहानी। एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है जहां हम एक बड़े से खंडर में एक लड़की को जमीन पर लेटे हुए देखते हैं, जो कि शायद से बेहोश लग रही थी। उस लड़की का नाम है अमृता, जो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है और वो मेंशन 24 का राज पता करने के लिए उस खंडर मेंशन में आई थी। कहानी टीवी न्यूज पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये दिखाया जा रहा होता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर, जिसका नाम है कालिदास, वो गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी के साथ गायब हो गया है। हॉस्पिटल पर हम एक पेशेंट को देखते हैं, जो कि एक औरत है और वो ये न्यूज देख रही होती है। असल में ये कालिदास की वाइफ है, जो कि इस हादसे के बाद से बीमार हो गई है। डॉक्टर वहाँ आके उसका चेकअप करती है, जिसके बाद वो पूछती है कि अमृता कहाँ है। नेक्स्ट हम अमृता को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। उसके बाहर आते ही मीडिया वाले उसे कई तरह के सवाल पूछने लगते हैं। कालिदास, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेके भाग गया होता है, अमृता उसी की बेटी है। अमृता प्रेस को बताती है कि उसके पापा निर्दोष है और वो इस चीज को प्रूव करके रहेगी। अमृता इसके बाद अपने पापा के ऑफिस जाती, कई लोगों को इसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बेशक उसे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। हॉस्पिटल आके अमृता डॉक्टर से मिलती है, जो कि उसको बताती है कि उसके पापा के इस हादसे के चलते उनका आज ये हाल है। वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अमृता डॉक्टर को बताती है कि वो अपने पापा के इस केस को सॉल्व करेगी और अपने माँ को ठीक करेगी। अमृता इसके बाद आर्कियोलॉजी के हेड जया प्रकाश के पास जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि मेरे पापा इस मंथ के 12 तारीख को यहाँ आए थे, जिसके बाद वो घर नहीं लौटे हैं। क्या आप इसके रीजन बता सकते हैं? जया उसको बताता है कि उस दिन के बाद वो ऑफिस भी नहीं आए। असल में हो सकता है कि उसके हाथ कुछ ऐसा लगा हो जिसको वो सबसे छुपा के रखना चाहते हो और इसलिए शायद वो भाग गए हैं, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है। अमृता बताती है कि लास्ट रिसर्च में वो उस खंडर मेंशन में गए थे, जिसको सुन के जया थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जया अमृता से कहता है कि लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का उस खंडर मेंशन से क्या संबंध है और तुम्हारे पापा को वहाँ क्यों जाना पड़ा? जया उसको बताता है कि उस मेंशन में जो भी गया है आज तक लौट कर नहीं आया, तो तुम लोगों की बातों पर आके वहाँ जाना मत। अमृता बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अमृता इसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो ऑफिसर से कहती है कि उसके पापा उस मेंशन में गए थे, जिसको सुनकर पुलिस स्टेशन के सारे लोग सहम जाते हैं। ऑफिसर कहते हैं कि अगर वहाँ गए हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी वहाँ गया है आज तक कोई जिंदा लौट के नहीं आया। अमृता जब बाहर आ रही थी तब एक ऑफिसर उसको बताता है कि वो मेंशन शहर से दूर ऊपर पहाड़ों में बसा है। लोग उसको नरक कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाने वाला कोई जिंदा नहीं बसता, इसलिए तुम संभल कर जाना। इसके बाद हम मेंशन के कुछ शॉट्स देखते हैं, जो कि देखने से ही एकदम बहुत डरावने और भूतिया नजर आते हैं। अमृता इसके बाद उसी मेंशन में जाती है। वहाँ बाहर कुछ शिवलिंग और भगवान की मूर्तियाँ दिखाई देती है, जिसकी वो फोटोज क्लिक करती है। मेंशन के अंदर जाते वक्त वो एक कौ को देखती है, जो कि उसको देखे जा रहा था। मेंशन के अंदर जाते ही कुछ अजीब सा लगता है। अंदर उसे एक वॉचमैन मिलता है, जिससे वो कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इस मेंशन के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। वो वॉचमैन की आंख पर पट्टी था। अमृता उसे पूछती है कि एक खंडर मेंशन के लिए वॉचमैन क्यों? जिसपे वो कहता है ताकि यहाँ कोई आ न सके, क्योंकि आने वाला फिर कभी लौट कर बाहर नहीं जाता। वो पूछती है कि आपकी आंखों पे क्या हुआ? जिसपे वो बताता है कि एक कुएं ने कुछ दिन पहले उसकी आंख पे चोट मार दिया था। अमृता उससे सवाल करती है कि लोगों ने जो भी कहानियां सुनी है मेंशन के बारे में, क्या वो सच है? वॉचमैन कहता है कि अब आप आ ही गए हैं, तो अगर आप यहाँ से वापस सही सलामत चले गए फिर वो सब कहानी है, वरना आप भी सबकी तरह एक कहानी बन के रह जाएंगी। अमृता को वहाँ कुछ परछाई नजर आती है, जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ कोई है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई है। वॉचमैन कहता है कि यही तो बस एक भ्रम है, जो बस दिमाग हमारे साथ खेलता है। कोई ना हो फिर भी लगता है कि कोई है, कुछ आवाज ना भी हो तो भी लगता है कि कुछ सुना। अमृता जिस पे हंसती है और कहती है कि आप राइटर है क्या? वॉचमैन कहता है कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पहले रूम नंबर 504 में एक राइटर रहता था। अमृता रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती है और उसे ऑन करती है, फिर पूछती है कि अब वो नहीं रहा। वॉचमैन अमृता से कहता है कि उसके बारे में जानने के लिए आपको पहले उसकी कहानी सुननी पड़ेगी। और इसी के साथ शुरू होता है मेंशन 24 की सबसे पहली कहानी, जो कि रूम नंबर 504 की है। रूम नंबर 504 के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है चतुर्वेदी, और वो एक राइटर है। वो अपने टाइपराइटर में एक कहानी लिख रहा होता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो पेपर को मोड़कर फाड़ देता है।
और वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है जहाँ शराब की बॉटल्स रखे थे। वो ग्लास में जैसे ही शराब लेके पीने लगता है, अचानक से बिजली चली जाती है। चतुर्वेदी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है, जिसके बाद उसका फोन बजने लगता है। उसकी बीवी कॉल कर रही होती है। चतुर्वेदी कॉल उठा के कहता है कि वो बाहर है और अपने अगली किताब पे काम कर रहा है। फोन पर उसको अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुन के उसको गुस्सा आ रहा होता है। असल में चतुर्वेदी को बच्चे एकदम पसंद नहीं थे। चतुर्वेदी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है और पेज पे लिखा था कि रूम नंबर 404 में बच्चे हैं, तो धीरे बात करो। वो ये देखकर और भी डर जाता है। बाहर के कॉरिडोर में हमें कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। चतुर्वेदी टॉर्च लेके बाहर कॉरिडोर में देखता है, लेकिन तभी उसे फिर से टाइपराइटर चलने की आवाज सुनाई देती है। अंदर आके वो देखता है कि टाइपराइटर फिर से अपने आप चल रहा है। सीन इसके बाद एक मेडिकल शॉप पे शिफ्ट होता है, जहाँ चतुर्वेदी सर दर्द की दवाई लेने गया होता है। दुकान पर एक लड़की थी जिसको वो कहता है कि उसे सर दर्द की दवाई चाहिए। तभी दुकान में एक और लड़का आता है जो कुछ दवाई उस लड़की से मांग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि ये दवाई हमारे पास नहीं है, आप बगल के स्टोर से ले लीजिए। चतुर्वेदी इसके बाद दवाई लेके चला जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में बाकी के चेंज पैसे लेना भूल जाता है। वापस रूम में आके चतुर्वेदी दवाई को टेबल पे टाइपराइटर के सामने रख देता है। वो पानी पीने टेबल की तरफ जाता है, लेकिन वापस मुड़ के देखता है कि टाइपराइटर वहाँ नहीं है। वो घर में उसको ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी उसे बाहर कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आके देखता है कि सामने का दरवाजा खुला है। वो जैसे ही गेट बंद करने वाला होता है, वहाँ अंदर उसे एक बच्चे का जूता नजर आता है। वो जूते को उठाता है, जिसके बाद हम कुछ बच्चों को वहाँ कॉरिडोर में घूमते हुए देखते हैं। अचानक ऊपर से टाइपराइटर नीचे कॉरिडोर में गिरा है और अपने आप चलने लगता है, और इस बार उस पर लिखा था कि आज तुम्हारा आखिरी रात है। चतुर्वेदी को लगता है कि ये सब 404 में रहने वाले बच्चों का काम है, इसलिए वो नीचे जाके 404 का गेट नॉक करता है, लेकिन वहाँ कोई गेट नहीं खोलता और ना ही अंदर से कुछ आवाज आती है। चतुर्वेदी इतना जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है कि सामने वाले कमरे में से एक औरत बाहर आती है और उसको कहती है कि दरवाजा धीरे ठोको, यहाँ और भी लोग रहते हैं। चतुर्वेदी को वहाँ नीचे एक और जूता मिलता है जो कि सेम पहले वाले के जैसा था। जब वो वहाँ बाहर रखे रैक खोलता है, तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जूते थे, जिसको देख के चतुर्वेदी भी डर जाता है। वो उन सब जूतों को प्लास्टिक में डाल के उसको बाहर फेंक देता है। वहाँ बाहर उसे एक पागल आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि आत्मा को बाहर फेंकने से या जलाने से वो नहीं मरती है। चतुर्वेदी उस आदमी को पागल कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट, चतुर्वेदी जब अपने कमरे में सो रहा है, तब हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक बाहर फेंक के आया था, अब वो उसके घर के अंदर है, जिसमें वो सारे बच्चों के जूते थे। चतुर्वेदी जब नींद से उठकर ये देखता है, तब वो डर जाता है। अचानक से बाहर कोई उसके दरवाजा नॉक करता है। जब वो जाके देखता है, तब कुछ बच्चे बाहर खड़े थे, जिसको देख के चतुर्वेदी डर के मारे नीचे जमीन पे गिर जाता है। जमीन पर उसे वही सारे शूज नजर आते हैं जो उसने बाहर फेंक दिए थे। हम देखते हैं कि चतुर्वेदी को बहुत सारे बच्चों ने घेर रखा था और यहाँ तक कि पूरे कॉरिडोर बच्चों से भरा हुआ था। अचानक पीछे से एक डॉल नीचे आती है और इसी के साथ चतुर्वेदी की कहानी, जो कि रूम नंबर 405 में रहता था, वो भी खत्म हो जाती है। एट प्रेजेंट वॉचमैन बताता है कि इसके बाद चतुर्वेदी का कोई पता नहीं चला। जब मैं वहाँ जाके देखा, तब बच्चों के जूतों के साथ उसका भी जूता वहाँ पर था। वो इस मेंशन में कहानी लिखने आया था और खुद कहानी बन गया। अमृता कहती है कि उसका पता नहीं चला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मारा गया। चतुर्वेदी को बच्चों से नफरत थी और शायद नफरत थी डर में बदल गई। इसको आमतौर पर पीडोफोबिया कहते हैं और ये साइंस है। वॉचमैन अमृता की बातों पर मुस्कुराता है और कहता है कि जब तक ये खुद पे ना बीते, तब तक किसी को भी भूत पर विश्वास नहीं होता। और मैं ये साइंस से पढ़ के नहीं बोल रहा, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वो अमृता से कहता है कि आज अंधेरा हो गया है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर चाहो तो कल फिर आ जाना। अमृता उनकी बात मान के वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद हम देखते हैं कि जिस चेयर पे अमृता बैठी थी, उसके नीचे वही जूता था जैसे कि हमने चतुर्वेदी की कहानी में देखा था। अमृता के घर से होती है, जहाँ वो अपने रूम में सो रही थी। उसके बेड के नीचे हम वही बच्चों के जूते देखते हैं। अचानक से एक बच्चा उसको डरा देता है, जिसके चलते अचानक उसकी नींद टूट जाती है। असल में वो एक सपना देख रही थी। बाहर उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आके देखती है, तब वहाँ एक ग्लास गिरा हुआ था। वो उसको उठा के एक जगह पर रख देती है, जिसके बाद वो अपने माँ को देखती है, जो कि वहाँ बेड पे लेटी थी। उसकी माँ का भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अमृता अपने माँ से कहती है कि काश वो अपने पापा को अभी यहाँ पे ला पाती और आप फिर से ठीक हो जाते। तभी एक लेडी नर्स अंदर आती है, जिसको कि अमृता ने बुलाया होता है अपनी माँ की देखरेख के लिए। अमृता अपनी माँ से कहती है कि अब वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगी और आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने देगी।
अमृता इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अमृता इसके बाद वापस उस मेंशन में जाती है जहाँ वॉचमैन उसे एक नई कहानी सुनाता है। वॉचमैन अमृता से कहता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे सवाल से परिचित होते हैं जिसका जवाब शायद हमें नहीं पता होता और इसीलिए हम हमेशा वो सवाल बन के ही रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ रूम नंबर 203 में हुआ था जहाँ एक लड़की रहती थी और वो बस एक सवाल बन के ही रह गई है। इसी के साथ शुरू होता है रूम नंबर 203 की कहानी। रूम नंबर 203 में हम वही लड़की को देखते हैं जो कि वही फार्मेसी दुकान में काम कर रही है जहाँ चतुर्वेदी दवाई लेने गया होता है। वो लड़की नहा के अपने कमरे में आती है जहाँ रेडियो में एक न्यूज सुनाई देता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और 7 साल के बच्चों को मार दिया और भाग गया। उस लड़की का नाम है स्वप्ना। स्वप्ना ये न्यूज सुनकर थोड़ी डरी हुई लगती है, जिसके बाद उसका फोन बजने लगता है। फोन पर उसकी माँ थी। उसकी माँ उससे पूछ रही होती है कि तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती है और क्या तू अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। सपना उनसे कहती है कि माँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ और ये सब सही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन स्वप्ना कॉल कट कर देती है, ये कहते हुए कि उसको अभी काम पे जाना है। कॉल कट करने के बाद वो एक तस्वीर को देखती है जो कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की है। स्वप्ना जब मेडिकल शॉप में होती है तब वहाँ चतुर्वेदी दवाई लेने आता है और उसके साथ ही एक और लड़का बाद में आता है, जैसा कि हमने पहले देखा होता है। चतुर्वेदी दवाई लेके चला जाता है और चेंज लेना भूल जाता है। दुकान में अचानक से स्वप्ना की दोस्त वहाँ आती है, जैसे देखकर स्वप्ना डर जाती है। स्वप्ना की दोस्त उससे पूछती है कि तू अभी भी ये पिल्स यूज करती हो, जिसपे वो कहती है हाँ। उसकी दोस्त उसे पिल्स यूज करने से मना करती है और अपनी माँ की बात सुनने को कहती है, जो कि उसको शादी करने के लिए कह रही होती है। स्वप्ना की दोस्त उसको ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मैरिड है और वो शायद कभी तुमसे दोबारा शादी नहीं करेगा। इसी बीच सपना का कॉल बज उठता है और वो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल था। सपना वहाँ से साइड हट जाती है और बात करने के लिए, जहाँ वो उससे पूछती है कि बेबी तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि क्या वो आज रात के लिए उसके घर में रुक सकता है क्योंकि उसको कुछ बात करनी है, जरूरी है। तभी सपना अपने दोस्त को अंदर आती देखती है जिससे सपना अभी बात कर रही थी कुछ देर पहले। सपना को समझ नहीं आता कि अगर ये अभी आ रही है तो फिर वो इतनी देर से मैं किससे बात कर रही थी। रात में जब सपना बुक पढ़ रही होती है तभी डोर बेल बजती है। सपना जब जाके देखती है तब बाहर उसका बॉयफ्रेंड था। सपना उससे पूछती है कि तुम भीग कैसे गए, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं देता। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि जब मैं घर में रहूं तब कॉल मत करो, तुम्हें पता है ना कितनी प्रॉब्लम होती है। जिसपे सपना कहती है कि तुम फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम जितना आसान समझती हो उतना है नहीं। सपना उसे कहती है लेकिन तुम्हें कहा था ना कि तुम उसे डिवोर्स दे दोगे जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन उस बात को अभी 7 साल हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। दूसरे रास्ते से शायद सपना का मकसद उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ को मार देने का होता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और वो सपना को कहता है कि मुझे अभी घर जाने का मन नहीं है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन हाँ किसी को ये बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। सपना उसको हक करती है और कहती है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। देर रात में जब वो दोनों सो रहे थे तभी अचानक रेडियो धीरे धीरे बजने लगता है। सपना की नींद उससे टूट जाती है। इधर रूम का लॉक अपने आप खुल जाता है, फिर खुलते ही और फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। सपना ये सब देख के डर जाती है। उस रूम के बाहर एक परछाई नजर आती है। अचानक वो देखती है कि रेडियो वहाँ से गायब है। सपना इतनी डर जाती है कि वो एक और पिल्स खा लेती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तब उसे लगता है कि वॉशरूम के पास कोई है, लेकिन जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है तब वहाँ कोई नहीं होता। जमीन पर वही रेडियो पड़ा बज रहा होता है। सपना सोचने लगती है और बाथ टब के पास बैठ जाती है। तभी एक हाथ पीछे से सपना के कंधे पर आता है, लेकिन ये बात उसके भ्रम था। पीछे मुड़ के जब वो देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह सपना जब काम पे जाती है तब वहाँ मेडिकल शॉप में 2 पुलिस वाले आए होते हैं। वो सपना से उसके बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। वो ये भी बताते हैं कि ये कुछ दिन पहले अपनी वाइफ और बच्चे को मार कर भाग गया है, तो अगर तुम्हें ये कांटेक्ट करता है तो तुम हमें जरूर बताना। सपना ये बात सुनकर सहम जाती है। काम के बाद जब वो घर जाती है तब वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम में नहा रहा होता है और बस एक ही बात कह रहा होता है कि प्लीज किसी को बताना मत, मैं यहाँ हूँ। सपना बाहर रखे उसके कपड़े को देखती है जिसमें कि खून लगा होता है। सपना कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, हमें अभी यहाँ से जाना होगा, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बस एक ही बात अंदर वॉशरूम से दोहराया जा रहा होता है कि प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। सपना खिड़की से देखती है तो उसे पुलिस की सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद टेंशन में आके वो एक और पिल्स खा लेती है। सपना एक ट्रॉली में अपना सामान पैक करती है। बीच में उसकी माँ का कॉल भी आता है और वो उठा के कहती है कि वो अभी बिजी है, वो बाद में कॉल करेगी। तभी अचानक से डोर बेल बजता है। सपना जब बाहर जाके देखती है तब बाहर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, जिसको देख के सपना और डर जाती है।
वो गेट खोल के उसको अंदर लाती है और कहती है कि वॉशरूम में कोई है जो बार बार ये कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को बताना मत। उसका बॉयफ्रेंड अंदर से एक कील ठोकने वाला छोटा सा हथौड़ा लेके आता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वहाँ जाके रुक जाता है। वो स्वप्ना से पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को बता दिया। स्वप्ना इस चीज से डर जाती है, जिसके बाद पूरे घर की दीवार खून से भरने लगती है। स्वप्ना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके शर्ट पे खून लगा है। तभी पीछे से एक हाथ स्वप्ना के कंधे पर आता है और वो हाथ उसके बॉयफ्रेंड का था। स्वप्ना जोर से चिल्लाती है और उसी के साथ पूरा घर खून से रंग जाता है। एट प्रेजेंट वॉचमैन अमृता को बताता है कि पुलिस जब अगले दिन क्राइम सीन पर गया तब वो देखते हैं कि स्वप्ना की बॉडी बाथ टब के पास पड़ी हुई थी। स्वप्ना की माँ के अनुसार जब वो स्वप्ना से बात कर रही थी तब उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बॉयफ्रेंड ने जिस दिन अपनी वाइफ और बच्चे को मारा, ठीक उसी दिन उसने भी सुसाइड कर लिया और फिर भूत बनके स्वप्ना को भी मार दिया और यहीं पर उसकी कहानी का अंत होता है। अमृता उनसे कहती है कि आधी जानकारी के चलते ही लोग ऐसी ऐसी सुनी कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। अमृता कहती है कि स्वप्ना की मौत किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि उसकी पिल्स की वजह से हुई है। असल में स्वप्ना को जो चाहिए था उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी और इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये आइडिया दिया कि वो अपनी वाइफ और बच्चे को मार दे। स्वप्ना को बाद में इस बात का गिल्ट हुआ। उसे डर था कि कहीं पुलिस उस तक पहुंच न जाए और फिर ये गिल्ट ही उसका सबसे बड़ा डर बन गया। ज्यादा पिल्स लेने के चलते वो हेल्यूसिनेशन में चली गई और खुद अपनी जान लेने के कारण बन गई और उसके बाद टब के सामने खुद को मार लिया। अमृता कहती है कि अगर स्वप्ना को ये पता होता कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है तो भी वो यही करती, क्योंकि हमारी अंतरात्मा से बड़ा कोई जज नहीं होता और स्वप्ना के लिए उसका गिल्ट ही उसके लिए सजा बन गया। वॉचमैन अमृता की बात पे सहमत होता है। हम अमृता को देखते हैं जो कि अपने घर आती है। वो नर्स और उसकी माँ तब तक सो चुकी होती है। अमृता खाना लेके खाना जाती है, तभी उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह बचपन में उसके पापा और माँ मिलके उसको खाना खिलाया करते थे। अमृता दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो खाना भी नहीं खा पाती। अगली सुबह अमृता फिर से उसी मेंशन में जाती है। वॉचमैन उसे कहता है कि कभी कभी कुछ विश्वास इंसान को इस कदर पकड़ लेती है कि फिर वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता, चाहे वो बात अंधविश्वास वाले ही क्यों ना हो। फिर वो अंधविश्वास ही इंसान को आगे ले जाने लगता है और ऐसा ही एक कहानी है इसी मेंशन में हुआ था, रूम नंबर 605 में। और इसी के साथ रूम नंबर 605 की कहानी शुरू होती है। मेंशन के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से एक फैमिली बाहर आती है। उसकी फैमिली में एक मर्द और उसकी वाइफ के साथ 2 बच्चे भी थे और उनके पापा भी उन्हीं के साथ रहते थे। ड्राइवर ने उसके पापा को देख के कहा, सर लाओ ये बॉक्स मैं उठा लेता हूँ, लेकिन वो बुढ़ा बॉक्स अपने साथ ही अंदर ले जाता है। बाद में उसका बेटा ड्राइवर को बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद से उसके पापा ऐसे हो गए हैं, तो तुम कुछ बुरा मत सोचना। ड्राइवर जब पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है, तब वो आदमी बताता है कि उसके अंदर उसकी माँ है। मेंशन में फ्लैट दिखाने के बाद वो ड्राइवर अपने पैसे मांगता है, तब वो आदमी उसे कहता है कि तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ड्राइवर उसकी छोटी बच्ची को बुलाता है और उसे उसका नाम पूछता है, जिसपे वो बताती है कि मेरा नाम देवी अम्मा है। इधर घर के अंदर वो आदमी के पिताजी अपने बॉक्स में से उसकी वाइफ की फोटो निकाल कर दीवार पे लगाते हैं, जहाँ उसका नाम लिखा था, देवी अम्मा। ड्राइवर को सुनकर ये थोड़ा अजीब लगता है। वो आदमी जब ड्राइवर को जाके पैसे देता है तब वो उसको बताता है कि सर आप गलती से भी रूम नंबर 613 की तरफ मत जाना। वहाँ पहले एक आदमी रहता था जो कि भूत से बात करता था, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। ड्राइवर के जाने के बाद आदमी घर के अंदर जाता है और गेट लगा लेता है कि तभी कोई गेट खटखटाता है। गेट खोलने पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको कि हमने चतुर्वेदी की कहानी में देखा था, जो ये कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, उसको अब कोई नहीं टाल सकता। खाना खाने के वक्त बच्ची अपने पापा से पूछती है कि पापा आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे, जिसपे वो कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा, मतलब कि मेरी माँ देवी अम्मा की कहानी। रात को जब सब कोई सो जाते हैं तब बच्ची अपने पापा को कहानी सुनाने के लिए कहती है। उसके पापा बताते हैं कि हमारे गांव में जब कोई त्योहार होता था तब सब कोई अपने घर से खाना लाके देवी अम्मा को देते थे। सबको ये विश्वास था कि अगर देवी अम्मा बिना एक भी दाना छोड़े सब खाना खा ले, पूरा गांव संकट से बचा रहेगा। गांव में हम देवी अम्मा को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खा रही होती है और गांव के लोग खड़े उसका नाम जप रहे थे। वो बताती है कि अगर किसी भी कोई भी तरह के कोई संकट आए तो वो सबको यकीन था कि देवी अम्मा उसको ठीक कर देगी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके अंदर शायद कोई भूत आ गया होता है और वो बेड़ियों से बंधी हुई थी। देवी अम्मा अपने एक झोले में से कुछ निकालती है और फिर उसको उस लड़की के शरीर पे रख देती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो चीज हवा में उड़ने लगती है। देवी अम्मा कुछ मंत्र पढ़ती है, फिर उस चीज को वापस अपने झोले में डाल लेती है और वो लड़की नॉर्मल हो गई थी।
एट प्रेजेंट बच्ची कहती है कि पापा नानी माँ तो बहुत ग्रेट थी। उसके पापा कहते हैं कि बेटी, उनके पास आत्माओं से बात करने की शक्तियाँ भी थी, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ जाने का फैसला किया, मगर वो जाते जाते मुझसे एक वादा कर गई। पास्ट में हम देखते हैं कि जब देवी अम्मा जाने वाली होती है तब उसका बेटा जोर जोर से रो रहा होता है और अपनी माँ को जाने से रोकता है, लेकिन देवी अम्मा उसको कहती है कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। वो अपनी बेटी को बताता है कि उसने बहुत बार अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। वो ये भी कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसकी वाइफ तभी जाग जाती है और कहती है, ऐसी कहानी बच्चों को रात में कोई सुनाता है क्या? चलो सो जाओ अब। इधर उस आदमी के पापा तभी बॉक्स में से वही छोटा सा झोला निकालते हैं और अपनी बेटी को दे देते हैं। अगले दिन राधा जो कि खाना बना के बच्चों को खाने के लिए देती है और लक्ष्मी जो कि उसके यहाँ काम करती है उसको सारा काम समझा देती है। हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड अपने माँ की फोटो के सामने खड़ा था। वो उसको बताती है कि उसने खाना बना के डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, तो खाना खा लेना। राधा असल में वही मेडिकल दुकान में काम करती है जहाँ स्वप्ना काम किया करती थी। राधा जो वहाँ बैठे रोते हुए देख उससे पूछती है कि क्या हुआ। राधा उसको बताती है कि जब वो सोचती है कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी कोई न कोई मुसीबत सामने आ जाती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड की माँ का जब से मौत हुआ है तब से वो पागल हो गए हैं। बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि उसकी मरी हुई माँ वापस आएगी। उनका बिजनेस तो पहले से ही बंद हो गया है, अब सारा बोझ उनके सर पे आ गया है। उसको इस बात का डर है कि ऐसे ही चलता रहा तो उसके बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। इधर वो आदमी और उसके पापा के साथ साथ वो दोनों बच्चे रूम नंबर 613 का गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। उस घर के अंदर वो सारे सामान थे जिससे कि भूत को बुलाया जा सके। वो आदमी वहाँ बैठकर अपनी माँ को सुनाए मंत्र पढ़ाने लगता है और कुछ देर बाद देवी अम्मा की आत्मा वहाँ दिखाई देती है। रात को जब राधा घर आती है तब उसे कोई नहीं दिखता और घर की लाइट भी कटी हुई थी। राधा ने एक माचिस जला के अंदर आती है जहाँ वो देखती है कि उसका हस्बैंड अलमारी में अपना सर पटक रहा है। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा होता है और राधा से कहता है कि उसकी माँ वापस आ गई है। वो आदमी राधा को भी वहाँ ले जाता है। रूम नंबर 613 में जाने के बाद उस आदमी को वहाँ अपनी माँ देवी अम्मा दिखाई देती है, लेकिन राधा को उसकी बेटी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल उसके जैसी दिख रही थी। असल में देवी अम्मा की आत्मा अब उस बच्ची के अंदर आ जाती है। उस बच्ची ने भी जितने भी कहानी अपनी दादी माँ के बारे में अपने पापा से सुना था वो सब उसको सच मान लेती है। वो आदमी कहता है कि माँ, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस आदमी के पापा भी वहाँ आके अपनी वाइफ के सामने बैठ जाते हैं। राधा का बेटा ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन देवी अम्मा उसको बुलाती है कि आओ अपनी नानी के पास आओ, जिसके बाद वो भी उसके पास चले जाते हैं। राधा वहाँ खड़े ये सब होते देख रही होती है और ये सब उसकी बेटी कर रही थी। वो राधा से कहती है कि तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें और कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मेंशन के बाद हम उसी पागल आदमी को देखते हैं जिसने कि राधा के पति को पहले ही वहाँ जाने से मना किया था। अगली सुबह सब काम करने वाली लक्ष्मी वहाँ आती है, तब वहाँ कोई नहीं होता। तब अचानक रूम नंबर 613 के दरवाजा खुल जाता है, जहाँ वो जाके देखती है उस परिवार के 5 लोगों ने खुद को टांग कर सुसाइड कर लिया। एट प्रेजेंट वॉचमैन उसको बताता है कि एक अच्छा सा परिवार उस आदमी के झांसे में आके पूरा खत्म हो गया। वो अमृता को एक डायरी देता है जिसमें हम देखते हैं कि देवी अम्मा के कुछ फोटोज और ऐसे ही कुछ तस्वीर बनी हुई थी। अमृता कहती है कि उस आदमी ने अपनी माँ की बात सच्ची मान ली और ये यकीन कर लिया कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। रूम नंबर 613 में जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ अब जरूर वापस आ जाएगी, इसलिए उसकी उम्मीद और बढ़ गई। उसने अपने बच्ची के मन में वो सब कहानी भर दिया, जिसके बाद वो बच्ची खुद को अंदर ही अंदर देवी अम्मा समझने लगी। उसे देवी अम्मा नजर आने लगी। उसको लगने लगा कि वही देवी अम्मा है। उसे एक आदमी की वजह से पूरा परिवार बलि चढ़ गया। अमृता उस वॉचमैन को एक मलहम देती है और कहती है कि इसे लगाने से शायद आपकी आंख ठीक हो जाएगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह मेंशन 24 की एक और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 4। हर बार की तरह हम अमृता को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो पूजा कर रही होती है। पूजा के बाद वो उस नर्स को और अपनी माँ को टीका लगा देती है। अमृता नर्स से कहती है कि माँ को दवाई दे दो। नर्स जब मेडिसिन का डब्बा लेने जाती है तब देखती है कि मेडिसिन का डब्बा वहाँ पे नहीं है। पलट कर देखने के बाद उसे वो मेडिसिन का डब्बा दूसरे घर के अंदर दिखाई देता है। उसे वहाँ कुछ पायल की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाती है तब वो एक पैर देखती है जिसमें वो पायल थी, जिसको देखकर वो नर्स भी डर जाती है। वो अमृता को कहती है कि इस घर में कोई है, कोई भूत है। अमृता उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाके माँ को दवाई दो। वॉचमैन अमृता से कहता है कि रोशनी के होने से ऐसा नहीं है कि फिर कभी अंधेरा नहीं आता। ठीक वैसे ही कुछ जवाब हमेशा सवाल पैदा करते हैं, एक प्रेग्नेंट औरत की तरह।
इसी तरह शुरू होता है रूम नंबर 409 में राधिका की कहानी, जो कि प्रेग्नेंट थी। हम राधिका को देखते हैं जो कि एक क्लासिकल डांसर है और अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके रूम के सामने एक बड़ा सा नटराज की मूर्ति भी होता है जहाँ दिया जल रहा था। डांस प्रैक्टिस के दौरान अचानक से वो दिया बुझ जाता है। राधिका फिर से उसको जला देती है। वापस डांस करते वक्त जब वो आईने में देखती है तब उसे उसकी परछाई दिखाई देती है। वो उसके साथ कुछ देर तक खेलती है, फिर उसे महसूस होता है कि ये उसकी परछाई नहीं है। वो वहाँ से भागने जाती है लेकिन गिर जाती है। अचानक वो परछाई अपनी उंगलियां मोड़ने लगती है और इधर राधिका का सर उल्टा घूमने लगता है। तभी अचानक राधिका जाग जाती है। असल में वो एक सपना था राधिका के पास्ट का। एट प्रेजेंट राधिका एक शादीशुदा औरत है जो कि प्रेग्नेंट है। तभी उसका हस्बैंड उसको वीडियो कॉल करता है और राधिका को डरा हुआ देख पूछता है कि क्या हुआ। राधिका उसको बताती है कि फिर उसने वही सपना देखा, ऐसा जैसे कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और आईने में कोई परछाई है जो उसको देख रही है। उसका हस्बैंड समझता है कि वो बहुत पुराना बात है, तो तुम ज्यादा सोचो मत। राधिका उससे पूछती है कि आप कब आ रहे हैं, जिसपे वो कहता है कि उसको अभी 2 दिन और लगेंगे। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, वो ले लेना और आज डॉक्टर के पास जाना मत भूलना। राधिका जैसे ही फोन रखती है कोई उसका फोटो क्लिक कर लेता है। राधिका को बाहर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसको जब वो अंदर लाके खोलती है तब उसमें एक डॉल था। वो उसको सारे बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। राधिका इसके बाद हॉस्पिटल जाती है जहां डॉक्टर देख के ये कहते हैं कि तुम्हारा बेबी की कंडीशन एकदम बहुत अच्छी है। फिर से कोई राधिका को वहां हॉस्पिटल में पिक्चर क्लिक करता है। राधिका डॉक्टर से कहती है कि उसको वही पुराना सपना बार बार आता है। डॉक्टर राधिका से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना इसका इफेक्ट तुम्हारे बेबी पे पड़ेगा। डॉक्टर उसको एक हिप्नोटिस्ट से कंसल्ट करने को कहती है जिसके लिए राधिका मान जाती है। वापस घर आने के बाद राधिका के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ किसी ने वही सब फोटोज राधिका की भेजी थी जब वो घर में अकेली थी और जब वो हॉस्पिटल में थी। राधिका उस नंबर पे कॉल करती है लेकिन वो नंबर इनवैलिड बताता है। राधिका को घर के अंदर से अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो वापस घर के अंदर आके बेड पे बैठ जाती है। कुछ देर बाद किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो बेड के नीचे देखती है तब वहाँ पे वही डॉल था जो उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट में सुबह भेजा था और जिसको उसने टेबल पे रखा था। फिर वो यहाँ कैसे आया? राधिका जैसे ही उस डॉल को बाहर निकालने जाती है एक भूतिया हाथ आके उस डॉल को वहाँ से निकालने लगता है। राधिका ये देख के बहुत डर जाती है। अगले दिन राधिका एक हिप्नोटिस्ट के पास जाती है जहाँ वो उसको अपने सब कुछ प्रॉब्लम शेयर करती है और डॉक्टर उसे कहता है कि हम लोग अभी एक सेशन करेंगे, जिसके बाद राधिका को रिलैक्स होकर सोने को कहते हैं और वो क्लॉक की आवाज को फॉलो करने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे वो आवाज भी स्लो होने लगती है। डॉक्टर राधिका से कहते हैं कि मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताओ बिना कुछ छुपाए हुए। यहाँ से हम राधिका के फ्लैशबैक में जाते हैं। पास्ट में हम राधिका को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो बाहर से उसकी कोई फोटो क्लिक करता है। राधिका जब बाहर जाके देखती है तब वहाँ एक लड़का होता है जिसके हाथ में कैमरा था और वो राधिका की फोटोज ले रहा था। वो राधिका को फोटोज दिखाता है जो उसको भी पसंद आती है। उस लड़के का नाम राजू था। राधिका डॉक्टर को बताती है कि राजू पहले उसका दोस्त हुआ था, फिर उन दोनों के बीच प्यार का संबंध हो गया। राजू एक दिन राधिका को एक पायल देता है जिसमें झुमके लगे होते हैं जैसे कि क्लासिकल डांसर लोग पहना करती है। राधिका इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होती है। आगे बताती है कि इसके बाद उसने अनजाने में 2 गलतियां की है। उन दोनों के रिलेशनशिप के दौरान राधिका प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो राजू के बिना पूछे ही अबॉर्शन करा लेती है। राजू उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया। राधिका कहती है कि वो बिना शादी के बच्चा नहीं ले सकती और ऊपर से उसे अभी डांस करियर में ध्यान देना है। अगर अभी वो बच्चा करेगी तो वो डांस नहीं कर पाएगी। राधिका ये भी कहती है कि उसे माँ बनने से ज्यादा खुशी एक डांसर बनने में है। राजू और राधिका के बीच इस बात पे बहस हो जाती है जहाँ राजू कहता है कि तुमने खुद के लिए एक मासूम बच्चे को मार दिया और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजू उसी वक्त राधिका को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उससे पूछते कि क्या आपने राजू से उसके बाद फिर कभी मिले, जिसपे वो कहती है कभी नहीं। डॉक्टर कहता है कि आप टेंशन ना लो, हम अगले 2-3 सेशन में आपका डर निकाल देंगे। रात को जब राधिका वापस घर आती है तब सभी वही अब नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होने लगती है। झूला हिलने लगता है, सितार का तार खुद से ही टूट जाता है और वहाँ तक कि वो पायल भी अपने आप बजने लगती है। तभी राधिका की व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है जहाँ वही प्राइवेट नंबर से एक फोटो आया होता है। राजू का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारा जा चुका है। राधिका ये देख के डर जाती है। तभी उसे बाहर कॉरिडोर में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। राधिका बाहर जाके देखती है कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राधिका धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है, लेकिन सामने आके जब वो देखती है तब वो वहाँ पे नहीं होता। राधिका वापस से अपने वही रूम में जाती है जहाँ वो डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। राधिका शॉक्ड हो जाती है जब उसको आईने में अपनी परछाई नजर आती है। तभी अचानक आईने में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और फिर वो राधिका से पूछती है कि माँ आपने मुझे क्यों मार दिया।
सडनली राधिका राजू को देखती है, जो उससे वही सवाल पूछता है कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। इसके बाद वो बच्ची की आत्मा राधिका को हवा में टांग देती है और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वॉचमैन अमृता से कहता है कि राधिका ने जो गलती की उसकी सजा उसे मिली, जो कि राजू की आत्मा ने उसे दी। अमृता कहती है कि राधिका की मौत की वजह वो खुद है, ना कि भूत। उसके पास्ट की यादों ने ही उसकी जान ले ली। राधिका ने डॉक्टर से ये बात छुपाई कि राजू मारा गया था और उसे वो पता था, लेकिन वही बात बार बार उसे डराती थी। अबॉर्शन कराने के बाद वो इस गिल्ट में थी कि शायद उसने गलती की है और उसको लगने लगा कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, और इन्हीं सब चीजों के चलते उसने फिर अपनी जान दे दी। हम राधिका को देखते हैं जो कि मैंशन बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। जाते जाते अमृता वॉचमैन से कहती है कि आपने सही कहा कि रोशनी के होने से ये नहीं कि अंधेरा हमेशा के लिए चला गया, लेकिन सच ये भी है कि हर चीज घूम फिर के एक ही जगह पर आती है, मृत्यु। अमृता इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अमृता जब घर आती है तब घर के वॉचमैन उसे घर के बाहर लगे कैमरे की ओर देखकर कुछ बताता है। जब वो दोनों अंदर जाके सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तब अमृता शॉक्ड हो जाती है। अमृता जब घर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। अमृता को उन सब में से एक बैग मिलता है जिसमें कि फादर्स डे के बहुत सारे कार्ड्स थे। वो कार्ड्स अमृता ने अपने पापा को दिए थे जब वो छोटी थी, और उसमें लिखा था कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। अमृता को सामने एक टेबल दिखाई देती है जिसके अंदर से वो एक डायरी निकालती है, और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आर्कियोलॉजी की खुदाई के वक्त कालिदास को एक बॉक्स मिलता है। कालिदास अपने दोस्त से कहता है कि शायद हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये उसी में से एक है। कालिदास वापस उस बॉक्स को अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ उस बॉक्स के अंदर उसमें एक कागज मिलता है जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कालिदास अपने डायरी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। ट्रांसलेट करने के बाद शायद उसे मैंशन 24 के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो सर्च करता है। मैंशन 24 में रूम नंबर 24 ढूंढ लेता। अमृता एट प्रेजेंट जब अपने पापा कालिदास की डायरी पढ़ती है तब उसे भी मैंशन का पता चलता है और रूम नंबर 24 में शायद कुछ है। अमृता इस बात को पता करने के लिए मैंशन जाती है, जहाँ बाहर उसे वही पागल मिलता है जिसको हमने पहले भी देखा था। वो अमृता से कहता है कि ये एक नर्क है, यहाँ पर देख के कदम रखना वरना तुम भी मारी जाओगी। अमृता मैंशन के अंदर जाके रूम नंबर 24 को ढूंढ लेती है, लेकिन रूम के बाहर ताला लगा हुआ था। अमृता ये पत्थर लेके ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटता, जिसके बाद अमृता वापस उसी वॉचमैन के पास जाती है। वॉचमैन अमृता को बताता है कि इस समाज में अगर एक प्राणी को भूख लगे तो समझ जाना कि अगले प्राणी की बलि चढ़ चुकी है, क्योंकि भूख इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाता है। और आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लिली की कहानी, जो कि रूम नंबर 307 में रहता था। कहानी शुरू होती है जिसकी स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं, जो कि मास्क बनाने वाला आर्टिस्ट है। स्टार्टिंग में वो एक लड़की का मास्क बनाता है, जिसके बनाने के बाद वो उसको अच्छे से सजाता है और फिर अपने कैबिनेट में रख देता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के मास्क भी थे। लिली ने अभी जिसका मास्क बनाया था उसका नाम है जस्सी। लिली इसके बाद एक फ्रीजर रूम में जाता है, जहाँ हम कुछ बॉक्सेस देखते हैं और साथ ही लाश के कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी। असल में लिली लड़कियों को अपने घर बुला के उनको मार देता है और फिर उसका ही मास्क बना के अपने कैबिनेट में रखता है। लिली वहाँ फ्रीजर रूम में एक लेग उठाता है और फिर उसके एक एक हिस्से के मसल्स को काट कर अलग करता है। इसके बाद वो बचे हुए मसल्स को काट काट कर पूरा पास बना देता है। फिर उसको टेस्ट करने के बाद एक पार्सल में पैक करके एक बॉक्स के अंदर रख देता है। कुछ देर बाद एक आदमी आके वो पार्सल ले जाता है और बदले में वो लिली को पैसे देता है। लिली इसके बाद किचन में जाके उसे बचे हुए मसल्स को खाने के तौर पे बना लेता है और एक बढ़िया सी डिश खुद के लिए तैयार करता है। लिली इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर एक रेड लाइट एरिया में जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है और उसे अपने घर ले आता है। वो लड़की लिली के घर देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो लड़की कमरे में जाती है जहाँ वो मास्क वाला कैबिनेट लगा हुआ था। वो उन मास्क को देखकर लिली की तारीफ करती है, जहाँ लिली उसको बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और ये उसका क्रिएशन है। वो लड़की जस्सी का मास्क देखकर कहती है कि ये किसी असली लड़की की तरह लग रहा है। जिसके बाद उसका मास्क को छूने जाती है, तब लिली उसे मना करता है। लिली उस लड़की को अपना डिश खिलाता है जो उसने बनाया था। वो लड़की अपना नाम सुल्ताना बेगम बताती है। सुल्ताना को वो डिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लिली बताता है कि ना तो ये चिकन है ना ये मटन। लिली के पूछने पर सुल्ताना बताती है कि उसकी बस एक बड़ी बहन है। लिली बियर में कुछ मिक्स करके वो सुल्ताना को देता है, लेकिन वो पीने से मना कर देती है और फोर्स करते वक्त वो बियर सुल्ताना की साड़ी पे गिर जाता है। सुल्ताना चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है, जहाँ लिली उसको एक व्हाइट शर्ट लाके देता है पहनने के लिए। इसके बाद जब लिली और सुल्ताना बेड पे रोमांस करने जाते हैं, तब सुल्ताना को जस्सी की आत्मा दिखाई देती है। पहले तो लिली कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन सुल्ताना को दोबारा जस्सी की आत्मा नजर आती है।
वो लिली को बताती है कि बाहर जो जस्सी का मास्क है वो एक इंसान बन के घूम रहा है। लिली ये देखने के लिए बाहर अपने दूसरे रूम में जाता है जहाँ कैबिनेट पर जस्सी का मास्क गायब था। लिली एक कैंडल जलाता है लेकिन वो अपने आप बुझ जाती है। तभी कैबिनेट के अंदर से जस्सी बाहर आती है और लिली को पकड़ लेती है। लिली की आवाज सुन के सुल्ताना रूम से बाहर आती है और जस्सी को देख के वो भी डर जाती है। एट प्रेजेंट वॉचमैन बताता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था ये किसी को नहीं पता और ये पुलिस के लिए लिली की मौत एक सवाल बन के रह गया। विटनेस के तौर पर एक लड़की थी लेकिन वो भी पागल हो गई और अभी मेंटल हॉस्पिटल में है। वॉचमैन कहता है कि इस न्यूज के बारे में पेपर में भी आया था, जिसके बाद वो अमृता को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें वो आर्टिकल लिखा था। अमृता वो लेके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। हम अमृता को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से बात कर रही थी। इसके बाद वो एक पागल खाने में जाके सुल्ताना को देखती है जो कि एक कमरे में बंद थी। अमृता इसके बाद लाइब्रेरी में जाके कुछ पुराने न्यूज़पेपर ढूंढती है जहाँ उसे रजिया बेगम के बारे में पता चलता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यूज़पेपर पर भी छपी थी। अमृता उस पेपर को लेके पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पुलिस वाले उसे कुछ दिखाते हैं। अमृता इसके बाद फिर से वॉचमैन से मिलने आती है जहाँ वॉचमैन उसको देख के कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ दोबारा आओगी। अमृता उनसे कहती है कि आपने जो कहानी बताई वो बस न्यूज़पेपर में छपी है और लोग वैसा मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको असली कहानी बताऊंगी जो कि रजिया बेगम की है। अमृता बताती है कि लिली अपने काम के लिए ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जिसका कोई अपना फैमिली मेंबर ना हो ताकि उसके गायब होने से किसी को कुछ फर्क ना पड़े। वैसे ही एक दिन लिली की नजर रजिया पे पड़ी। लिली रजिया को घर ले आता है और उसको बांध के उसका खून कर देता है और रजिया का सर का मास्क बना के जस्सी का नाम लगा दिया वहाँ कैबिनेट पे सजा देता है। लिली को लगता था कि रजिया को ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है सुल्ताना। रजिया का वापस ना आने पर सुल्ताना ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। सुल्ताना को लिली की गाड़ी का नंबर पता था, इसलिए वो रजिया को ढूंढते हुए लिली के घर आई जहाँ सुल्ताना को रजिया तो नहीं मिली लेकिन एक मास्क मिला जो बिल्कुल रजिया के जैसा था। सुल्ताना जब वो फ्रीजर रूम में जाती है तब उसे एक कटा हुआ हाथ दिखता है जिसपे सुल्ताना नाम का टैटू बना हुआ था। असल में रजिया ने अपने बर्थडे वाले दिन अपने दीदी के नाम का टैटू बनवाया अपने हाथ पे। सुल्ताना ने रजिया का बदला लेने के लिए भूत बन के लिली को डराया और फिर उसे मार दिया। एट प्रेजेंट वॉचमैन पूछता है लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जिसपे अमृता कहती है कि उसे ये सब सुल्ताना ने खुद बताया है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से जानकारी लेने के बाद अमृता सुल्ताना से मिलने जाती है जहाँ उसे ये सब पता चलता है। अमृता वॉचमैन से कहती है कि मुझे रूम नंबर 24 के बारे में जानना है। वॉचमैन उसको रूम नंबर 24 की चाबी देता है और कहता है संभल के जाना बेटी। अमृता इसके बाद रूम नंबर 24 का ताला खोल के अंदर जाती है जहाँ उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। वहाँ उसे एक कवर जैसा कुछ बना हुआ बॉक्स मिलता है जिसको हटाने के बाद देखती है कि वहाँ एक दरवाजा है जो छिपा हुआ है। उसको खोलकर देखने के बाद उसे एक सुरंग का रास्ता मिलता है जिसको फॉलो करते हुए वो अंदर जाती है और एक दीवार से जाके चिपक कर खड़ी हो जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तब उसकी चूड़ी दीवार से निकले एक धागे में फंस जाती है। अमृता वो धागा देखकर समझ जाती है क्योंकि ये वही धागा था जो उसने अपने पापा के हाथों पे बांधा था। अमृता एक हथौड़ा लेकर दीवार पर मारती है और कुछ देर बाद वहाँ का एक पत्थर नीचे गिर जाता है और हम कालिदास का चेहरा देखते हैं जिसको किसी ने मार के दीवार के पीछे दफना दिया था। तभी अचानक पीछे से वो वॉचमैन आता है जो कि अमृता से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तू यहाँ क्यों आई है। असल में मुझे मेंशन के बारे में भी पता था और मैं जानता था कि अपने बाप के पीछा करते करते तू भी यहाँ आएगी। वो ये भी बताता है कि मैं सोचा था कि अगर तुझे वो सब डरावनी कहानियां सुनाऊंगा तो तू शायद दोबारा या फिर नहीं आएंगी, लेकिन तू आ गई। असल में वो पुलिस वाले जिसने अमृता की मदद नहीं की थी वो इस वॉचमैन को उसके आने की खबर देता है। वॉचमैन अपने आंखों पर से वो पट्टी हटा देता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें एकदम ठीक है। वो इतने दिनों तक बस नाटक कर रहा था। अमृता ये सब सुनकर कहती है कि मैं भी तेरा अंत करने ही यहाँ आई हूँ सीताराम। असल में जिस दिन मैं मेंशन में आई थी मुझे पता था कि तू कौन है। सीताराम असल में चीफ ऑफिसर है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का। अमृता बताती है कि मुझे तेरे कहानी पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने ब्रोकर से पता किया, लेकिन वो लोग भी मुझे डराना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि कोई बात नहीं बनी। अमृता बताती है कि तूने मेरे घर पे लोगों को भेज के मुझे डराना चाहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अमृता इसके बाद सीताराम का पीछा करती है जहाँ वो उसकी तस्वीर भी क्लिक करती है। असल में सीताराम को कुछ ऐसा मिला था जिसके लिए वो मेंशन के अंदर अपने आदमी लगा के खुदाई करवा रहा था। अमृता उससे कहती है कि मेरे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि मेरे पिता कालिदास को तूने किस कारण मारा। पास्ट में हम देखते हैं कि कालिदास ने जब वो खोज किया था तब वो सीताराम को बताता है कि इस मेंशन के अंदर 100 फीट खुदाई करने से हमें वो खजाना मिल जाएगा। कालिदास हायर प्रॉपर्टी को ये बात बताने की बात करता है, लेकिन सीताराम मना करता है। कालिदास कहता है कि सर ये तो नेशनल प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं ले सकते। असल में सीताराम वो खजाना अपने पास रखना चाहता था, लेकिन कालिदास ये करने को राजी नहीं था।
सीताराम और वो पुलिस इंस्पेक्टर मिलकर कालिदास को वहाँ मार देते हैं और फिर उसकी लाश को वही दीवार पे दफना देते हैं, जिसको अमृता बाद में ढूंढ लेती है। एट प्रेजेंट सीताराम अपने लोगों को वहाँ बुलाता है और कहता है कि इस लड़की को मार के अपने बाप के साथ दफना दो। वो दोनों आदमी अमृता को मारते हैं, लेकिन तभी कालिदास की आत्मा उस दीवार में से बाहर आते ही उन सबको मार देती है। बाद में अमृता सीताराम से कहती है कि तेरे पाप का घड़ा पूरा हुआ और अब तुझे सजा मिलेगी। अमृता के अंदर सीताराम को कालिदास की आत्मा नजर आती है। कालिदास अपनी बेटी के साथ उसके घर आता है, जहाँ उसकी माँ ये देख कर बेड से खड़ी हो जाती है, जो कि इतने दिनों से बीमार थी। वो कालिदास को गले लगाती है, लेकिन कुछ पल बाद कालिदास की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। कालिदास एक देशभक्त था, ये न्यूज अगले दिन सारे देश में फैल जाती है। सीताराम और उसके ऑफिसर को भी कस्टडी में लिया जाता है। कालिदास को उसकी खोज के लिए मेडल भी मिलता है और अपने पापा की जगह अब अमृता को वो पोजीशन दे दी जाती है और अब मैंशन की खोज अमृता करेगी। अगले दिन मैंशन के बाहर बहुत भीड़ होती है, जहाँ हम मीडिया के साथ साथ पुलिस भी होती है। वो पागल आदमी अमृता से कहता है कि ये मैंशन एक नर्क है और यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। एक दिन ये मैंशन भी मिट्टी में मिल जाएगा। अमृता और उसके सर अंदर चले जाते हैं। अंदर अमृता को एक कॉइन जैसा मिलता है, जिसपे 3 सांपों वाला आर्ट बना हुआ था। अमृता वो कॉइन अपने सर को दिखाती है, जहाँ उसके सर उसको वो फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी अचानक एक फोर्स के साथ अमृता एक गुफा के अंदर चली जाती है। उसके सर ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो कॉइन वापस से बाहर आ जाता है और अचानक से वो जमीन टूटने लगती है और ये सीरीज भी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। सवाल तो बहुत सारे अभी भी है और शायद इसका दूसरा सीजन भी हमें जल्द देखने को मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।